अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है? मौसम में ज़रा खुशगवार तब्दीली आई हुई है कि सुबह के औकात और शाम के औकात में ज़रा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, थोड़ा अब्र आलूद होता है। कराची में यूजुअली ये मौसम अब्र और ज़रा ओवरकास्ट वाला जुलाई में आया करता था, जुलाई अगस्त में। वो जो प्री मानसून जब कराची में धूप ज़रा कम निकलती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिलसिला शायद पता नहीं, क्योंकि हर चीज़ ही पहले आ रही है, गर्मी भी वक्त से पहले आ रही है, सर्दी वक्त से पहले जा रही है, क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ दैट। वैसे इससे मुताल्लिक हमने ड्यूरिंग द वीक बताया भी था, वो महकमा मौसमियात के जो हमारे पास नुमाइंदे थे उन्होंने भी बताया था कि 25 से जारी हो सकता है, 25 तक शायद रह सकता है, इस तरह की कोई अपडेट। बट अगेन दुनिया में जो चल रहा है वो कई दफ़ा ये जो मौसम है हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, बट उसका मज़ा भी किरकिरा कर देता है। लेकिन उसमें ज़रा कुछ हाइटिस सा लग रहा है अब्दुल्ला आया है, जो कल ट्रंप की बात हुई है उसके बाद। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि शायद मुज़ाकरात की कोई राह निकल सके, लेकिन अभी भी इस खत्ते पे खौफ के बादल तो मंडला रहे हैं। आई लाइक द लिंक, मौसम के बादल एंड खौफ के बादल, वाह। बट ईरान और इसराइल के दरमियान आपको पता है जंग जारी है, आज 8वां रोज़ है, दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान के बाद हमले खुद इसराइल के लिए भी हैरत का बायस है। ईरान ने पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले एक मिसाइल से इसराइल को निशाना बनाया है। इसराइली शहर तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल लगे और शदीद नुकसान इससे हुए हैं। आपको बताएं कि 221 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान में मुख्तलिफ मकामात और जौहरी तनसीबात पर हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज का दावा है कि अब तक ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना उनकी तरफ से बनाया जा चुका है। आगे क्या होने वाला है, ये बड़ा अहम सवाल है। अमेरिका बराह रास्त जंग में कूदने जा रहा है या मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा? हकीकत यह है कि फ़िलहाल हालात इतने गैर यकीनी से दो चार हैं कि यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जंग का खात्मा कब और किस अंदाज से होने वाला है। लेकिन नई रसद जो असलहा गोला बारूद की है ना, वो मिल गई है अलबत्ता इसराइल को। एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका पर बिल्कुल साफ वाज़े कर दिया है कि ईरान इसराइल जंग में इसकी पोजीशन क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद एतराफ़ किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही है और इसराइल ईरान जंग से वो खुश नहीं हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी तस्लीम किया कि फील्ड मार्शल हमसे ज़्यादा शायद ईरान को समझते हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत के मौक़िफ़ की नफ़ी की कि जंगबंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुन लीजिए। With Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank for working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. अच्छा, इस चीज़ के ऊपर तो हम कल भी बात कर चुके हैं कि ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने पर अपोजिशन जो मोदी हुकूमत है उसको खूब आड़े हाथों ले रही है अब, और अपोजिशन जमात कांग्रेस हो या फिर भारत का गोदी मीडिया सब करार दे रहे हैं। सुने ज़रा उनकी भी बात। अच्छा, अब ज़ाहिर है अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ये उसूली फ़ैसला कर चुके हैं कि अमरीका इस जंग में जाएगा, इसमें बाज़ाब्ता फ़िज़िकली शामिल होगा और फ़ज़ाई कार्रवाई करेगा ईरान पर। लेकिन उसके बाद जिसकी दावा किया जा रहा था कि मंजूरी दे दी, उसके बाद साइन कर दिया है। हाँ, फिर सदर ट्रंप ने अपनी जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उस पर लिखा कि अखबार को नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर तर्जुमान वाइट हाउस ने सदर ट्रंप का बयान कोट अनकोट करके बताया कि 2 हफ्ते बाद, अगले 2 हफ्ते में फैसला किया जाएगा कि ईरान इसराइल तनाज़े में अमेरिका का किरदार क्या होगा। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए इस दौरान वो बड़े अहम था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश है। इसको देखते हुए उन्होंने 2 हफ्ते देने का फैसला किया है। तो जो मुज़ाकरात की गुंजाइश की बात की ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्दुल्ला। इसी के ऊपर बात करते हैं, गेस्ट हमारे साथ। लेकिन ट्रंप जाहिर है इस बात को क्लियर कर चुके हैं पहले भी कई मरतबा कि ईरान को आटम बम नहीं बनाने देंगे। क्या कहा गया एग्जैक्टली सुन लीजिए। It's possible that you're going to have to fight not to have nuclear. I don't want to fight either. I'm not looking to fight.
But if it's a choice between fighting and having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. Not going to let that happen. हम तो है इसी पे बात करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पाक चाइना इंस्टीट्यूट, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। मुशाहिद साहब, अभी हम आपसे परसों ही बात कर रहे थे और अभी भी इब्हाम बाकी है। मुतज़ाद इत्तलात हैं कि ज़ाहिर है अमरीका ने उसूली फ़ैसला कर लिया है कि ईरान पर फ़ज़ाई कार्रवाई करेगा। फिर सदर ट्रंप के तर्जुमान का ये कहना कि नहीं, अब 2 हफ्ते तक कोई फ़ैसला नहीं होगा, 2 हफ्ते बाद कोई हतमी राय दी जाएगी। फिर साथ ही ये कहना कि सदर ट्रंप का बयान हमने सुना ही दिया सबको, आपको भी सुन लिया होगा। मामला आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगा? सदर ट्रंप की देरीना ख्वाहिश कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिले और वो इस नारे के साथ आए थे कि किसी नई जंग का आगाज़ नहीं करेंगे या अमेरिका कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा या उसका हिस्सा नहीं बनेगा। एक तरफ ये प्रेशर, दूसरी तरफ आपको पता है कि इजरायली लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है विद इन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और उनका प्रेशर। सो क्या लगता है, क्या फैसला होगा? अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग जी। और मैं समझता हूं कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे लगता है कि सदर ट्रंप जो बेसिकली वॉर मॉन्गर नहीं है, जंगजू नहीं है, उनको नेतन्याहू ने और उसकी जो इजरायली लॉबी ने फंसा लिया है और वो दे ट्रैप्ड हिम और उसके इंस्टिंक्ट के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने उसको भी कहा था कि ये इशू ऑफ ईरान बड़ा पैरामाउंट होगा। जो हिस्टोरिक लंच हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और प्रेसिडेंट ट्रंप का, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मशवरा भी किया पाकिस्तान की तरफ से। और मेरा जो अपना मुशाहिदा है कि जो हमने अगर जो कुछ बात कन्वे की हो, क्योंकि सदर ट्रंप ने लंच के बाद क्या कहा कि पाकिस्तान बेहतर जानता है ईरान के बारे में, बहुत कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस हवाले से उन्होंने बड़ा कहा कि हमने, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इनपुट हमारी तरफ से आया है, फील्ड मार्शल आसिम की तरफ से आया है, जो हमारी मौकफ है कि जनाब ये जंग बढ़नी नहीं चाहिए, जंग को खत्म करना चाहिए और इस जारियत से तो पूरा खिता अदम इस्तेकाम हो सकता है। तो मेरा ये भी ख्याल है कि उस इनपुट में शायद जो लंचियन का इनपुट है, आपने देखा कि ट्रंप के लबो लहजे में, रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आई है आफ्टर द लंच। और वो जो पहले एकदम एक्साइटमेंट, जो ना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा जी फैसला हो गया, जंग अभी तैयार है, उसने कहा नहीं अभी मैं नहीं तैयार, अभी मैं सोचूंगा, देखूंगा। तो वैसे भी खुद भी उसके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है। और अभी मैं सुबह देख रहा था कि अपेरेंटली स्टीव विटकॉफ जो लंच में शामिल था ट्रंप के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, उसकी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची के साथ टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है। ये इसका मतलब है अमेरिका और ईरान के बराह रास्त कम्युनिकेशन कायम है, एंड दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और आज अब्बास अरगची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है वो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है। तो कुछ उम्मीद की किरण एक फिर से नजर आ गई है कि शायद मामला बेहतर हो। और एक आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जो इजराइल के जो तवक्कुआत थे जंग के हवाले से, वो बरक्स हो गए हैं। अब इजराइल को लगता है कि बड़ी, वो तो कैपेसिटी से बड़ी मार पड़ रही है उनको, ईरान इज हिटिंग बैक। ईरान इजराइल के अंदर आग लगी हुई है, अटैक्स हो रहे हैं, मोसाद पर अटैक हुआ है, हेडक्वार्टर्स पर, उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक हो रहा है, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी है। तो उनको तो अपनी पड़ गई है अब जंग से, क्योंकि ईरान अब रिकवर कर गया शुरू के जो शॉक के बाद। तो मुशाहिद साहब, आपका क्या अंदाजा है? एक तो पाकिस्तान का, आपने भी जैसे कहा, आपको लगता है कि पाकिस्तान के किरदार या ये जो मुलाकात हुई है, इसने बड़ा किरदार कलीदी अदा किया इस पोजीशन पर पहुंचने में। आगे क्या रोल हो सकता है? मुज़ाकरात की तरफ इशारा हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद था जब हमने देखा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डील हो रही थी। क्या आपको लगता है पाकिस्तान उसमें भी बराह रास्त आ सकता है, और उससे क्या निकल कर आ सकता है इस वक्त ईरान के लिए जो पहले नहीं था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं समझता हूं कि अलीना साहब कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी एक मुनफरद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक पोजीशन है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो बैक वक्त एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया एंड ईरान। हमारा इंग्रेस, हमारा कम्युनिकेशन तेहरान में भी है
वॉशिंगटन डीसी में भी है और बीजिंग और मॉस्को में भी है। और इस वक्त मेरे इट इज इंटायरली पॉसिबल, हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा हो फील्ड मार्शल को, जनाब जरा आप भी अपने दोस्तों से बात करें, ईरान से हाथ वाला रखें, हमसे डील कर लें, और हम भी यही चाहते हैं कि सीज फायर हो, जंग खत्म हो। तो आप भी, हो सकता है कोई इस पैगाम सराई की बात भी हुई कि आप भी कन्वे करें कम्युनिकेशन। और जो ट्रम्प है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और मैं समझता हूँ कि ट्रम्प इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम, कि वो वॉर मॉन्गर नहीं है, उसको पता है उसका एजेंडा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो डोमेस्टिक एजेंडा है। मुशाहिद साहब ये बताइएगा अब कि आपको पता है एक अहम मुलाकात ऐसे माइलस्टोन कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भारत ने तो प्रोपेगेंडा करना ही होता है, और हमारे यहाँ कुछ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं अगर कि जी पता नहीं क्या कमिट कर लिया, और सारा फेक न्यूज़ पे मबनी प्रोपेगेंडा है। और पाकिस्तान अब पहले भी वाजे कर चुका है कि ईरान के साथ हमारी सिफारती अखलाकी सपोर्ट है। फील्ड मार्शल अमरीका में भी वाजे कर चुके हैं कि हम ईरान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने फेक न्यूज़ को फैलाना है फैलाते हैं। अगर अमरीका इस जंग में आता है, फिज़िकली इसका हिस्सा बनता है, तो पाकिस्तान से उसको कुछ दरकार हो सकता है? ये एक तो क्लियर कर दूं मैं जी कि जो इंडियंस में तो इस वक्त सफाए मातम, इट्स अ स्टेट ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन इंडिया। उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो मोदी को तो ट्रंप ने टरखा दिया टेलीफोन कॉल से। सर हाँ, वैसे इंडियंस में तो सफ़े मातम है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कुछ खुसूसी ग्रुप से वाबस्ता हैं, जो यहाँ नहीं है, ज़्यादातर बाहर हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एजेंडा टो करते हैं, उनमें भी सफ़े मातम है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा या प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द विजिट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या पाकिस्तान किसी इदारे के बाद अब बाहर कर रहे हैं, इट इज शेमफुल, इट इज डिस्ग्रेसफुल एंड इट डिजर्व्स टू बी स्ट्रांगली कंडेम्ड। इंडिया का दुख तो मुझे नजर आता है, समझ आती है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है कि पाकिस्तान की कामयाबी से इनको क्या प्रॉब्लम है, जो ये जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड पाकिस्तानीज जो इस काम में है। आई थिंक इट इज शेमफुल एंड वी शुड ऑल कंडेम इट। जो पाकिस्तान अगर मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान को मुकाम मिल रहा है, पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ अमेरिकन डिसीजन मेकिंग, तो हमें पाकिस्तानी कौम को खुश होना चाहिए कि हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, हमें इज्जत का मुकाम मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होने की, नो टू वेज अबाउट। और अगर कोई एंगेज्ड है इस प्रोपेगेंडा में, आई थिंक दे शुड बी गिवन अ शट अप कॉल इमीडिएट। एब्सोल्युटली, बट नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद जो सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि खदशात हैं लोगों के, और उससे मुतालिक अगर कोई जर्नलिस्ट या जनरली कोई सवाल उठा दे, दैट आई थिंक इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुशाहिद साहब आपने कहा ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है। लंच से पहले फील्ड मार्शल ने डायस्पोरा को क्या कहा, वी स्टैंड विद ईरान, वी कंडेम द एग्रेशन। हम चाहते हैं कि अमेरिका वही रोल अदा करे जो पाकिस्तान इंडिया सीज फायर में था, कि ईरान इजराइल जंग को रोकने में करे। वो हमारा असूली मौकफ है एंड वी स्टैंड बाय दैट। इसको हम बार-बार वाज़े भी कर चुके हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, आपने कहा कि हाथ हौला की टर्म इस्तेमाल की आपने, अब रखते नहीं रखते क्या होता है, ये बताएं कि इसराइल की तरफ से भी ये हाथ हौला रखा जाएगा। अमेरिका अब जब ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहा है कोई मुज़ाकरात की, तो वो इसराइल के ऊपर भी दबाव डालेगा कि तुम लोग भी स्ट्राइक्स बंद करो, तुम लोग भी हाथ हौला रखो, बिकॉज हमने देखा पहले भी डील हो रही थी लेकिन इसराइल ने जारहियत की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसराइल ने, मुझे लगता है नेतन्याहू क्योंकि बड़ा क्वाइट अ क्रुक एंड अ गैंगस्टर, उसने ट्रंप को फंसाया कि जनाब फिक्र ना करें, हम 24 घंटे में 48 घंटे में ईरान का हशर बिल्कुल खत्म कर देंगे, दे विल बी लाइंग फ्लैट। और वो पंजाबी में कहते हैं ना, चिड़ी नहीं फड़केगी, नॉट बर्ड विल फ्लटर, जैसे इराक में हुआ था, सीरिया में हुआ था, वो उल्टा हो गया काम। अब वो इजरायली मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की, उनकी एक ही स्ट्रेटजी रह गई है, टू सक ट्रंप इन द वॉर, उसको उस जंग में फंसाए। तो मेरा ख्याल है ट्रंप यही मैसेज इजराइल को भी कहेगा कि जनाब आप देख लें आपके एक हफ्ते की जंग के बाद क्या रिजल्ट आया। सर मुज़ाकरात का छठा दौर होना था, इजराइल ने हमला कर दिया, तो अभी भी अगर पेशरफ्त होती है तो इजराइल तो उसे सबोताज करने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है कि इजराइल अब एक हफ्ते का ट्रैक रिकॉर्ड भी है जिसमें नाकामी हुई है इजराइल को। आपको लगता है क्योंकि ईरान ने जरा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जवाब दिया है, इसलिए उनकी स्टैंडिंग बेहतर हुई है? जी एग्जैक्ट, इजराइल ने और ईरान ने हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया है और उनका सिस्टम भी कायम दायम है, एंड दे हैव हिट बैक हार्ड आल्सो नाउ। अब इजराइल को कहते हैं ना मुसीबत पड़ गई। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मुशाहिद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, हैव अ गुड डे।
बट एक और कंसर्न है इसमें, हम दरमियान में ये तो डिस्कस करें, बट इतने हाई पॉइंट से वापस जाना, क्या इसराइल को भी कोई फेस सेविंग दी जाएगी और वो क्या हो सकती है? ये जो मुज़ाकरात है, अमेरिका की तो हत्तुल इम्कान यही कोशिश होगी कि इसराइल को फेस सेविंग दी जाए, और इसराइल की ये कोशिश होगी कि ये पीस डील शायद ना हो, क्योंकि इससे पहले भी मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हो चुकी थी, छठा दौर होना था, लेकिन उससे पहले ही एक तरफा हमला कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे। कल परसों न सिर्फ नेतन्याहू ने, बल्कि कल उनके वजीर दिफा ने कहा कि बात अब तक रुकेगी नहीं, हमारा तो एजेंडा ये है कि उनको कत्ल करना। लेकिन रिजीम चेंज का जाहिर है जो ख्वाब देखा था वो अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर कुछ होना होता है इन मामलात में तो बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन पर्सनल नाउ है ना, इट्स मोर देन एजेंडा, इट्स लाइक पर्सनल। अगर आप किसी हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह कहते हो कि हम उसको कत्ल करेंगे, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब। बासित साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आइडियल तो कभी नहीं थे, लेकिन आजकल जो हैं वो आइडियल के काफ़ी करीब महसूस होते हैं। तो क्या अमेरिकी पॉलिसी में ऐसी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मुतवक्के भी थी? मतलब दिस इज अनयूजुअल फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, जहाँ तक अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात है, हमें कुछ ज़्यादा यूफोरिक नहीं होना चाहिए इस बारे में। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है वो हम सब जानते हैं, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं और उनका हमेशा से यही एक लिहाज से फॉरेन पॉलिसी को यही ड्राइव करता है। तो मैं नहीं देख रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जहाँ तक ताल्लुकात की बात है वो कोई स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं या उसमें कोई तब्दीलियाँ बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त शायद हमारे इंटरेस्ट कुछ कन्वर्ज कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए इस वक्त जिस तरह भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमें उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा अब साहब ये ज़रूर कहिएगा कि ऐसा तज्जिया भी हो रहा है और तासुर भी जा रहा है कि हमने ट्रंप को इसराइल की जंगकुशी पर अपनी नाराज़गी दिखाई है और बराह रास्त दिखाई है, तो अब पाकिस्तान की पोजीशन क्या वाज़े हो गई है, और क्या ये अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस जंग में हमें कोई घसीटेगा नहीं? देखिए, अभी कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। ये दुरुस्त है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जो मुलाकात उनकी सदर ट्रंप के साथ हुई उसमें पाकिस्तान के खदशात बड़े वाज़े अंदाज से उनको पेश किए और उनको कहा, जो एक लिहाज से मशवरा यही दिया कि पहले तो अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इसराइल को भी थोड़ी सी लगाम डालनी चाहिए, क्योंकि मामला इस तरह वॉर से हल नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना, ईरान और इसराइल के तो कोई बॉर्डर मिलते नहीं हैं आपस में, 1000 किलोमीटर मील का फ़र्क है, और उसके बाद अमेरिका की जो है बग़ैर ग्राउंड ट्रुप्स के ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो ख़त्म भी नहीं हो सकती। और इस वक्त अगर रिजीम चेंज की कोई बात कर रहा है तो वो भी मेरे ख़्याल में अपने आप को धोखे में रख रहा है। ईरान सीरिया नहीं है, ईरान एक बड़ा मुल्क है इस खत्ते का, और मैं समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ ने सही मशवरा दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब देखते ये हैं कि प्रेसिडेंट अमेरिका अपने आप को किस तरह इन्वॉल्व करता है सारी सिचुएशन में, कम अज़ कम नहीं करता, क्योंकि अमेरिका की मदद के बगैर उसके जो बंकर बस्टर्स हैं, B-2 बॉम्ब या उसका जो बॉम्ब्स हैं मॉप, उसके बगैर इसराइल के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्दों की जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान की उसको तबाह कर सकते। सर, मरकज़ी मामले की बात करें दोबारा तो ईरान इसराइल के जंग इस वक्त स्टेज पे ट्रेड ऑफ हो रहा है। रोज़ाना मिसाइल आते हैं, मिसाइल जाते हैं, जवाबी हमला होता है, जवाबी हमला होता है। सस्टेनेबल तो नहीं है। इसराइल को तो बैक एंड पे सपोर्ट है, दीगर ममालिक बरतानिया अमेरिका नया असलहा नया गोला मारूद फराहम करेंगे, लेकिन ईरान का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व कितना है, कितने मिसाइल होंगे, कितना हमला कर लेंगे? आपको क्या लगता है इस इशू का खात्मा कैसे होगा? दुनिया में अमेरिका ही है ऐसा जो सीज़ फायर करा सकता है, लेकिन क्या इसराइल सुनेगा? देखिए, इस वक्त अगर आप देखिए तो रशिया एक वाहिद मुल्क लगता है, और किसी हद तक पाकिस्तान भी एक किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि रशिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात की, बिन नेतन्याहू से भी बात की, और जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान उनसे भी बात की। तो ट्रंप जो पुतिन हैं उनकी एक ख़ास इस वक्त पोजीशन है, और रशिया क्योंकि ईरान का भी उसमें इन्फ्लुएंस है, और फिर रशिया वो शेर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी रन करता है। तो रशिया मेरे ख्याल में ऐसा मुल्क है, और किसी हद तक चाइना भी आप कह सकते हैं, लेकिन चाइना और इसराइल के ताल्लुकात में काफ़ी दरारें पड़ी हैं पिछले 1.5-2 सालों में।
तो रशिया एक ऐसा मुल्क है जो कि इस वक्त मीडिएशन करवा सकता है, और देखते हैं आगे हाउ थिंग्स रियली पैन आउट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब सीनियर सिफारतकार हमारे साथ मौजूद थे और अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि अब ये जो आगे आने वाला वक्त है ये कितना अहम है, इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो रशिया सर्टनली अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन फिर रशिया की अपनी जंग चल रही है यूक्रेन के साथ, वो मसला अभी तक जो का तो है हल नहीं हो सका। लेकिन कल आपको पता है ना, कल यूरोपियन ममालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें रशिया बड़ा वोकल रहा इस मामले से मुतल्लिक, और उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि अगर कोई सीज फायर या मुज़ाकरात है तो उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो मोर ऑन दिस और बहुत सी और खबरें भी हैं। एक थोड़ी सी जिनेवा में आज भी अहम मुलाकात है, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। दीगर कुछ इश्यूज हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुल्क भर में कोंगो से मुतासरा केसेस बड़े सामने आ रहे हैं और जहाँ बहक होने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। ज़रूरी है कि आवाम को दोबारा इस मरज़ के बारे में आगाही हो। महकमा सेहत के पास इससे निपटने की पूरी तैयारी भी होनी चाहिए। कल कराची में कोंगो वायरस से मुतासरा शख्स एक और इंतकाल कर गया। मुल्क में रवां साल कोंगो वायरस से हलाकतों की तादाद इस तरह 5 हो गई है। 2 अमवात कहाँ हुई हैं? पेशावर के हयाताबाद अस्पताल में हुई हैं और इस वक्त भी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो से मुतासरा 3 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी एक शख्स कोंगो वायरस से हलाक हो चुका है। अच्छा, कराची में भी कल कोंगो वायरस से मुतासरा 25 साला शख्स जुबैर इंतकाल कर गया। मरीज सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज था और इससे पहले 17 जून को मलीर का रहने वाला एक शख्स 42 ईयर्स का शख्स था, ये इंतकाल कर गया। अब माहिरीन इससे मुतल्लिक कहते हैं कि कोंगो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है और ये वायरस इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। आमतौर पर मसूड़ों, नाक और फुजले में खून आता है और तेज़ बुखार भी हो जाता है। ये सारी सिम्टम्स होते हैं या कोंगो की अलामात होती हैं। शवाला असलम साथ हमारी साथी और इसके साथ ही डॉक्टर सईद खान है हमारे साथ, मौलिज है मुताद्दी अमराज के डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जान लें, बताइएगा प्लीज़, ज़ाहिर है अभी बकरा ईद गुजरती है, किस इंटरैक्शन से कोंगो में मुब्तला हो सकता है इंसान? क्या वो लोग जो कसाई वगैरह हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए या एनीबडी? बिकॉज़ जानवर तो तकरीबन बहुत सारे घरों में आता है, उनको भी मोहतात रहना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। कोंगो हेमोरेजिक फीवर वायरस ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस के ज़रिए फैलता है और ये वायरस जानवरों में टिक्स होते हैं, जो चिचड़ियाँ हम कहते हैं, उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। तो 3 तरीक़ों से ये वायरस फैल सकता है, या टिक्स अगर इंसान को डायरेक्ट काट ले तो वायरस मुंतकिल हो जाता है, या ये टिक्स पहले एनिमल्स को काट ले, वो वायरस एनिमल्स में जानवर में चला जाता है, उसके खून से फिर इंसान में शामिल हो सकता है, या तीसरा तरीका है कि इंसान ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, उस इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में ये मुंतकिल हो सकता है। तो ये तीनों जगहों पे हमें मोहतात रहना पड़ेगा कि डायरेक्ट जो एनिमल से कांटेक्ट है वो भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, और कई ये टिक्स जानवर से निकल के किसी को काटेंगे तो वो भी इंसान को इस मरज़ में मुब्तला कर सकता है। ये स्पेशली ईद उल अज़हा पे इसके केसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एनिमल कांटेक्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ अगर कहीं भी वो टिक्स मौजूद होगा, चाहे ईद उल अज़हा हो ना हो, वो जानवर हो या ना हो, लेकिन वो अगर टिक्स जानवर से वायरस से कंटेमिनेटेड है और वो इंसान को काटेगा तो ये बीमारी हो सकती है। तो हमें मुहतात रहना चाहिए। अच्छा, शवाला के पास भी हम जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिएगा, आपने ह्यूमन टू ह्यूमन जो इसकी ट्रांसफ़र की बात की, यानी इंसान को इंसान से लग जाता है जो इन्फेक्टेड हो, ये कैसे फैलता है और उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? इसके एक आइडियल केस लास्ट ईयर बलूचिस्तान में हुआ था कि कोयटा में एक पेशेंट आया था और वो डॉक्टर ने अनफॉर्चुनेटली उसको सही इनिशियली रीड नहीं किया कि शायद वो कोंगो का मरीज़ नहीं था, क्योंकि कोंगो का जो मरीज़ होता है उसके जो खून में ये वायरस मौजूद होता है और क्लोज कॉन्टैक्ट से, मतलब उसका जब वो सैंपल लेते हैं या डॉक्टर उसके करीब आता है तो क्लोज कॉन्टैक्ट से ये पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। तो जब भी ऐसे अलामात के मरीज़ आते हैं तो डॉक्टरों को,
नर्सों को और उनको भी मुहतात रहना चाहिए। आम आदमी को तो जाहिर बात है मुहतात रहना चाहिए जब वो स्पेशली एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एनिमल्स को कोई बीमारी कॉज नहीं करता, इसलिए लोग अलर्ट नहीं होते हैं। जानवरों में कोई बीमारी कॉज नहीं करता, वायरस जानवरों में होता है लेकिन उसमें कोई अलामात नहीं होती। तो ये जो लाइफ स्टॉक हमारा जिसको हम वन हेल्थ कंसेप्ट कहते हैं कि जो जानवरों वाला डिपार्टमेंट है या एनिमल्स लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है उनको भी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने थोड़ा सा डरा इसलिए दिया है कि आपने कहा जी खून में अगर होगा तो आपसे, अब वो गोश्त तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो क्या गोश्त पकाने से वो जरासीम मर जाते हैं या नहीं मर जाते हैं, हम आपसे पूछेंगे। हमारे साथ शवाला असलम मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता कि हम जो जानवर हमने ज़िबा कराया है या बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी कराई है उसमें वायरस था या नहीं था, नोबडी वुड नो। शवाला बताइएगा, कराची से जो केस आया है उसकी क्या तफसील सामने आ सकी और रिकवर कोई करता है अस्पताल, क्या कह रहे हैं इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद? देखिए, सबसे पहले अब्दुल्ला सॉरी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ी डिस्टॉर्शन अब आपकी आवाज में हुई जिसकी वजह से मैं कोशिश ये करूंगी कि एक ही दफा में सारी डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचा दूं। कोंगो वायरस के जो केसेस हैं अभी 3 दिनों में रिसेंटली ईद उल अजहा के बाद कराची में 3 दिन के दौरान 2 जो डेथ्स हैं वो कोंगो वायरस से रिपोर्ट हुई है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बनाना चाहूंगी और बैकग्राउंड दोनों का मुख्तलिफ है केस का। एक जो पेशेंट था पहला, उसको 15 जून को इंडस अस्पताल ले जाया गया और 17 जून को वहां उसकी डेथ रिपोर्ट हुई। सेकंड जो पेशेंट था उसको अभी 3 दिन पहले जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। जिन्ना अस्पताल जो कराची का सबसे बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल है, लेकिन वहां पर आइसोलेशन जो यूनिट था वो मौजूद नहीं था, जिसके बाद फौरी तौर पर उसको मरीज को सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। अब उसके बाद वहां पर कल उसकी डेथ रिपोर्ट हो गई। अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें जो पहला पेशेंट था वो फैक्ट्री वर्कर था और उसका कोई बराह रास्त ऐसा ताल्लुक नहीं था, वो कोई मौसमी कसाई भी नहीं था। लेकिन जो सेकंड पेशेंट था वो मौसमी कसाई भी था। उसने 2 दिन लगातार जो जानवर थे वो भी ज़िबा किए थे और उसको काफी ज्यादा मवेशी मंडियों में जाना भी हुआ था। तो लिहाजा उनकी जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि ये 2 तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, एक तो जानवर के जिस्म पर मौजूद जो टिक होते हैं उसके जरिए एक डायरेक्ट इसकी ट्रांसमिशन होती है और एक ब्लड ट्रांसमिशन है। तो मुमकिन तौर पर ये जानवर को ज़िबा करने के दौरान जो ब्लड ट्रांसमिशन है उसकी वजह से ये जो मुंतकली है वो इनमें हुई। अब उसके साथ ही मैं आपको बताऊं एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इतना बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद वहां आइसोलेशन यूनिट नहीं था। तो लिहाजा आप खुद सोचें कि कितनी ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर वहां पर आइसोलेशन यूनिट नहीं था तो इनको एक आम वार्ड में रखा और आम वार्ड में फिर ये फैलने का भी खदशा होता है। वहां पर जितना अस्पताल अमला था, वहां पर जो मरीज है दीगर, उनको भी काफी ज्यादा इससे जो है वो नुकसान पहुंच सकता है और काफी ज्यादा इसकी जो ट्रांसमिशन है वो तेजी से फैल भी सकती है। लिहाजा यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि जहां हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल तौर पर लोग एहतियात करें, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पर भी लोग बहुत तशवीशनाक है। ये आई थिंक ज्यादा क्रिमिनल है कि एक तो जो अस्पताल जा रहे हैं मरीज उनको आइसोलेट करने के लिए सहूलियात ही नहीं है। आपका जो सवाल था वो बड़ा पर्टिनेंट था, आई थिंक डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं। गोश्त पकाने से डॉक्टर साहब ये जरासीम मर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हाउ वुड वी नो कि हमारा जो जानवर है जो ठीक है बज़ाहिर और उसके खून में कोंगो था। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, वायरस तो बड़ा ख़तरनाक है लेकिन ये बड़ा नाजुक है। अगर गोश्त हम सही तरह पका लें तो ये वायरस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप वेल कुक जो गोश्त है वो उसमें ये जरासीम सर्वाइव नहीं कर सकता और ये किल हो जाता है। इसका जो कॉन्टैक्ट है स्किन टू स्किन, अक्सर हमारे जिस्म पे खून पड़ जाता है और हम ध्यान नहीं देते, हम पहले से हमारे कोई उंगली पे कट हो है तो उस स्किन के थ्रू ये इंटर होता है। तो इस तरह जब भी जानवर या गोश्त को ट्रीट करना हो कच्चे गोश्त को, तो ग्लव्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अलामात जाहिर होती हैं ये कितने दिनों में होती हैं और अगर ऐसे हो जाएं किसी शख्स को आसपास, क्योंकि अब तो ज़ाहिरी बात है पीक टाइम है तो ज़रा बंदा ज़्यादा कॉशियस हो जाएगा, आसपास के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और जिसको मुमकिन तौर पर इन्फेक्शन का खदशा है उसको क्या करना चाहिए? अलामात अगर टिक्स डायरेक्ट काट ले तो वो बहुत जल्दी अलामात तकरीबन 3 दिन में अलामात जाहिर होते हैं। अगर डायरेक्ट टिक्स काट ले जो चिड़िया है, क्योंकि वायरस उसमें ज़्यादा होता है। और अगर एनिमल कंटेमिनेटेड एनिमल के ब्लड से ट्रांसमिशन तो यूजुअली उसमें तकरीबन 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वायरल लोड कितना ट्रांसमिट हुआ और जो बंदा है वो कितना कमज़ोर या उसका मुदाफ़ती निज़ाम कितना है। तो 3 से लेकर 15 दिन। इज़ देयर एनी रिकवरी? मुख्तसरन बता दीजिएगा, रिकवर हो पाता है कोई शख्स? बिल्कुल रिकवरी में पॉसिबल, अगर अर्ली अस्पताल पहुंच जाए तकरीबन 40% मैक्सिमम इसकी जो है मोर्टेलिटी है, यानी काफ़ी 100 में से 40 लोग तक उसकी अमवात हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन 60 बच भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
अगर बर वक्त इलाज हो। बहुत शुक्रिया आपका। शवाला हमारे साथ ही, डॉक्टर सईद खान हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और याद करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा कॉशियस रहें और अस्पतालों को भी, इंतज़ामिया को बल्कि एक्शन लेना चाहिए। बता रही थी ना हमें शवाला कि इस वक्त जो अस्पताल है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है। वेरी अलार्मिंग जी। अच्छा जी, सुबह सुबह हमें खबर मिली टेलीविज़न की मारूफ अदाकारा, मतलब फेमस टीवी मदर्स में से एक आयशा खान साहिबा इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 77 साल थी। कराची के फ्लैट से इनकी 1 हफ्ते पुरानी लाश बरामद हुई है। आप सब जानते हैं इनको, अगर मतलब नाम से वाकिफ नहीं थे तो भी एवरीबडी हैज सीन हर, यू नो, उनका चेहरा देखा है, मुख्तलिफ रोल्स में अदाकारी करते हुए देखा है। आपको ये भी बताएं कि आयशा खान घर में अकेले रह रही थी। पुलिस का इससे मुतालिक कहना है कि गुलशन इकबाल में फ्लैट से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी और उनकी लाश पहले जिना अस्पताल फिर सदखाने मुंतकिल कर दी गई। शायद पोस्टमार्टम भी किया जाएगा अगर इसरार करेंगे अहले खाना तो। बहुत से कामयाब ड्रामे और उरूसा, मेहंदी, आंच, बहुत से इनके कामयाब ड्रामे में इन्होंने रोल निभाया। ब्रेक के बाद हम छोटी सी ब्रेक लेते वापस आएंगे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ईरान इजराइल तनाज़ा अभी चल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अभी 2 हफ्ते बाद वो फैसला करेगा, अदरवाइज इससे पहले मुतज़ाद इत्तलात थी। अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहे थे कि उसूली फैसला हो चुका है, बराह रास्त अमरीका इस जंग का हिस्सा होगा। लेकिन फिर ये बताया गया है कि 2 हफ्ते तक तो कोई इम्कान नहीं है इस बात का, ऑल्दो बैक एंड सपोर्ट चल रही है बरतानिया, अमरीका, दीगर ममालिक की इजराइल को। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिफारतकार हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक तासुर ये है कि ईरान इजराइल जंग अब ऐसे मकाम पे है जहां से या तो मुज़ाकरात शुरू करना पड़ेंगे या अमेरिका बराह रास्त वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। अब और फिर 2-4 दिन में वो कहेगा कि जी हमने सब मैनेज कर दिया है। क्या देख रही हैं, ये मसला अभी लंबा चलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है कि आया सदर ट्रंप जो है वो अपने मुल्क को इस जंग में मुलव्वस करेगा, इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली या नहीं। इसलिए कि जो निशाना जिसको बनाना चाहता है इजराइल, वो एक क्रिटिकल इरानियन इनरिचमेंट फैसिलिटी है जिसको इजराइल नहीं तबाह कर सकता, इसलिए कि वो डीप अंडरग्राउंड है। फडो नाम है उसका, फडो, और उसको कंक्रीट से प्रोटेक्ट किया है। तो उसके लिए जिस किस्म के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की ज़रूरत है वो सिर्फ अमेरिका के पास है, और अमेरिका के पास ही एयरक्राफ्ट है जिसके ज़रिए वो इनरिचमेंट फैसिलिटी तबाह हो सकती है। इसीलिए इजराइल बिल्कुल ही डेस्परेट है कि किसी तरह से अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाए डायरेक्टली, और अमेरिका शुड जॉइन द वॉर। लेकिन इस वक्त सदर ट्रंप कहता है कि मैं तो ऑप्शंस वे कर रहा हूँ, मैंने फैसला नहीं किया, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो भी सकता हूँ और नहीं भी। लेकिन साथ साथ सफारती कोशिशें भी जारी हैं, कम से कम कुछ यूरोपियन ममालिक की तरफ से। जुमे के दिन उम्मीद है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे जर्मनी, फ्रांस और यूके के फॉरेन मिनिस्टर्स और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान जिनीवा में। तो एक तरफ से कोशिश जारी है कि किसी किस्म का सफारती हल तलाश किया जाए, और दूसरी तरफ ये भी ख़तरा है कि अगर अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर तो बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल डेवलप होगी। अच्छा मलिहा साहब, ये बताइएगा, ये जो अभी मुलाकात हुई है इंतहाई अहम अमरीकी सदर और आर्मी चीफ के दरमियान, और इसमें ईरान का इशू डिस्कस होना, ये इशारा तो मिलता है कि पाकिस्तान को एक अहम फरीक के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये किस हद तक हो सकता है और पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में है कि कोई वो किरदार अदा कर सके या उसका कोई रोल हो? पाकिस्तान तो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, इसमें तो कोई शुबे की बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने बार बार इसकी वजाहत की है कि वो बिल्कुल जो जारहाना एग्रेशन की है इज़राइल ने ईरान के ख़िलाफ़, वो इसको कंडेम करते हैं, और वो ईरान के साथ बिल्कुल अपनी हिमायत, उनकी सफारती हिमायत जो है पाकिस्तान की, वो जारी है। तो पाकिस्तान को तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फरीक है। पाकिस्तान तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप ज़रा
पाकिस्तान और भारत के मामलात पे बात करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान का इजराइल इशू डिस्कस करना तो ज़ाहिर बनता था, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन फिर अब सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात, और फिर साथ साथ कनाडा में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है इंडिया के ख़िलाफ़, ये बड़ा वाज़ेह है कि भारत आलमी सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। आपको लगता है कि ये चंद दिनों की तब्दीली है इस आइसोलेशन जिसका हमें अपेरेंटली इंडिया को लेकर नज़र आती है, या बड़े अरसे से ये मामला चल रहे थे और अब एविडेंट होना शुरू हुए हैं? मेरा ख्याल है ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह से भारत ने अग्रेशन की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरह से उन्होंने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, अटैक्स किए पाकिस्तान पे, और फिर भारत का जो बिहेवियर रहा है कि असैसिनेशंस उन्होंने किए हैं सिख फिगर्स के, सिख लीडर्स के मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में, कनाडा में, तो उससे ज़ाहिर है उनको बहुत ही बड़ा सफारती धचका मिला है, सेटबैक। इस किस्म का रेकलेस इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट जो भारत का रहा है, तो उसी की वजह से दे आर फेसिंग नाउ, मैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तो नहीं कहूँगी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सफारती वक्त है, जिसमें कि वाकई उनका जो असर था, जो एक तरह से आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस था ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, वो बहुत हद तक डिमिनिश हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। और अगेन बड़ा अहम होता जा रहा है, ख़ास तौर पे इस तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का किरदार इस मुलाकात के बाद। फिर इंडिया ऑब्वियसली जो हमने देखा है अब्दुल्ला, किस तरह से पहले ख़ुद भी जब पाकिस्तान भारत की जंग छिड़ी थी और उसके बाद जब इसराइल ने जारहाना हमला किया ईरान के ऊपर, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन होती रही भारत के दरमियान में इसराइल की, और एक फेक न्यूज़ का पूरा महाज जो इंडिया की तरफ से फैसिलिटेट करने के लिए इसराइल को खुला। तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि हम ज़ाहिर है हमें इस पोजीशन का बेहतरीन फ़ायदा उठाना चाहिए, और फ़ायदा उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, SPR ने अपडेट किया है, जो सरकारी दौरा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, आर्मी चीफ का, उसमें शराकतदारी की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, पार्टनरशिप की बात हो रही है, थिंक टैंक से मुलाकात की है उन्होंने। सो ये सारे विजुअल्स भी उसके सामने आ रहे हैं, जहां अहम वफूद और अहम लोगों से मुलाकात करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने रीइटरेट किया है। इसी पे बात करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम, और हमें इसका समझदारी और सूझबूझ और बुर्दबारी के साथ इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उमर चीमा साहब है हमारे साथ मौजूद। उमर चीमा साहब से इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। चीमा साहब, थैंक यू। ये बताएं पहले तो कि ये जो तनाज़ा है ईरान और इसराइल का, इस पर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो मुलाकात हुई है, इशारा करती है कि अब पाकिस्तान को इस रीजन में एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की क्या ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट वैसे तो इसको कहा जा सकता है, और अगर कहा जा सकता है तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं, और पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? जो आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की है ना, उसमें जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलना उनके लिए एजाज़ की बात है। ट्रंप जैसा आदमी जो कि बड़ा ब्लंट है, आउटस्पोकन है, वो किसी को खातर में नहीं लाते, अगर वो बात कर रहे हैं तो वो कोई आउट ऑफ कर्टसी नहीं बात कर रहे। इसका मतलब ये है कि वो वाकई फील्ड मार्शल से मुतासर होकर ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इवन ईरान के हवाले से जो उनको पूछा गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत सारे लोगों से बेहतर समझते हैं, और ये है कि ईरान में जो हो रहा है, जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, उससे वो खुश भी नहीं है। इसका मैं जो मतलब अखज़ करता हूँ वो ये है कि जो फील्ड मार्शल ने उनको ईरान के बारे में प्रेजेंटेशन दी, जो अपना व्यू पॉइंट दिया, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने, इट वाज वेल रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्रंप, कि उन्होंने कोई उसको, उस मौक़िफ़ को या उनकी जो असेसमेंट है उसको डिसमिस नहीं किया। अब ये सूरत हाल हमारी फेवर में कैसे जा सकती है, मैं जो एक पाकिस्तान का रोल देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आए, जो लोग उधर मुलाकात में मौजूद थे उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कराने में अपना किरदार अदा करें। इससे एक तो ये हमारे अपने इंटरेस्ट में भी है, हमारे खित्ते में, हमारे हमसाए में जंग ना आए,
इधर तजर्बात ना हो, को रजीम चेंज का तजर्बा होता है या उनकी कोई एटॉमिक इंस्टॉलेशन को तबाह करने का तजर्बा होता है, मामलात उधर ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ये आगे इसके असरात आने वाली सालों और दहाइयों में तक मुहित होंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि इधर ऐसे तजर्बात ना हो, हम इनको दोबारा मुज़ाकरात की तरफ वापस ले जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान किरदार अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने में होपफुली इस सिलसिले में कोई वाकई पेशरफ्त हो। उमर साहब, ज़रा अपने हमसायों की बात करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात का एक बड़ा सियासी असर यहाँ भी ज़रा मेल्ट डाउन नज़र आ रहा है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपोजिशन जो कांग्रेस है वो मोदी सरकार को बड़ा ही हदफ़ तनकीद पर रखे हुए है। ये जो आलमी एम्बैरसमेंट हो रही है और सफारती सतह पे एक के बाद एक नाकामी हो रही है भारत को, आपको लगता है कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इसका असर आना शुरू हो जाएगा? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये एक मोदी के लिए उसका एक ज़वाल का आगाज़ हो चुका है, जो कि रुकता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल एक इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्रेशन है। मोदी की तीसरी टर्म चल रही है। जो उनके मुखालफिन हैं वो भी इस सप्रेशन के आलम में बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आई है, और एक तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी असर आ रहा है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उधर जो एक इंडिया की मिथ बनी हुई थी वो भी ब्रेक हो गई है, जो परसेप्शन बनी हुई थी वो भी ख़राब हो गई है। तो उसका भी जो एक फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट है वो अगेन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ रहा है। जो मोदी साहब जो है उन्होंने अपनी एक जो तासर बनाया हुआ था जी कि मैं जो है वो 56 इंच छाती वाला, यानी कि मैं पाकिस्तान को भी डील कर सकता हूँ, दुनिया को भी डील कर सकता हूँ। अब भी वो कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई इंटरनेशनल गैदरिंग में गए हों तो बड़े कहके लगा के तो उसकी कोई वीडियोस जो है अपने लोगों को दिखाते हैं कि देखो भाई मेरी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी फ्रैंकनेस है। लेकिन उस फ्रैंकनेस का आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑपरेशन सिंदूर में इनके सारे जो अंदाजे थे, जो इनकी तवक्कुआत थी कि पूरी दुनिया जो है वो इनके साथ खड़ी होगी, कोई मुल्क इनके साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय इसराइल के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी जो एक दाखिली सियासत है उस पर असरअंदाज हो रही हैं, और मुझे इससे आगे जो मोदी पर एक उसका एक जवाल ही जवाल नज़र आ रहा है। जो आप बोल रहे हैं उस वीडियो के ऊपर, तो उनके अपना जो मीडिया है वो मज़हिका खेज उसको करार दे रहा है और तमस्खर उड़ा रहे हैं अंदाज के ऊपर। लेकिन खैर ये बताएं आप, क्या आप समझते हैं सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वक्त आ गया कि कश्मीर के इशू पे बात कर लें, और हो सकेगी ये, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने भी एक दफ़ा ख्वाहिश का इजहार किया, फिर उनके दफ्तर से भी बार बार इस बात का इजहार हो चुका है, तो हो सकती है वक्त आ चुका है या इसका चांस कम है? एक तो ये है कि जो पहलगाम का वाक़या उसके बाद, या अगर मैं इस तरह बात करूं कि उससे पहले हमने सोचा नहीं था कि कश्मीर का मसला नए सिरे से उजागर हो सकता है, वो एक इंटरनेशनल स्पॉटलाइट कैप्चर करेगा, ऐसा जहन में नहीं था। और ये जो एक ट्रेजिडी है वो हमारे लिए उसमें एक अपॉर्चुनिटी आ गई। ओवरऑल ये एक ब्लेसिंग साबित होगी कि कश्मीर का इशू तवज्जो दोबारा उधर चली गई, और अल्लाह भला करे ट्रंप का, यानी कि उन्होंने जितना कश्मीर काज को फ़ायदा ट्रंप ने पहुँचाया है शायद ही किसी ने पहुँचाया हो, कि एक इशू को जो कि ऑलमोस्ट डेड हो गया था दोबारा उसको मंजर आम पर लेकर आए। अब यह है कि मेरी इसके बारे में काशिश ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि हम माजी में भी बहुत दफ़ा हमें लगा कि सूरत हाल बेहतर होते होते पीछे चली जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अब अमेरिका की तरफ से जब तक ट्रंप मौजूद हैं ये एक इंडिया पर प्रेशर रहेगा कि आपने ये मसला हल करना है, उनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। वो इस बात को भूल चुके थे, वो इस बात को भूल चुके थे कि कश्मीर कोई मसला है। अब जो है यानी कि अब दोबारा से हर चीज़ वो रीसरफेस हो गई है। तो इसमें एक जिधर हमें कोई उम्मीद नहीं थी तो हम इतना आगे आ गए हैं, तो उसमें ये तवक्को करना या इसके बारे में कोई ख्वाब देखना कि कश्मीर का मसला हल हो सकता है, मेरे ख्याल है कि कोई इतना एक बिल्कुल कोई मिसप्लेस नहीं होगा। ये कोई इम्कानात हैं, ये ऐसे ये नहीं इसको कहा जा सकता कि ये मुमकिन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस बारे में ऑप्शन मौजूद हैं जो माजी में ओवरऑल इस पे मौके हमने गंवाए हैं। अब
अभी जो दोबारा चांस है उसमें मेरे ख्याल है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और इसमें जो ट्रंप का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साहब, सो इट्स नॉट दैट फार फेच्ड, बात हो सकती है, बात होनी चाहिए और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए। अभी हम जरा टूरिज्म पे जाएंगे भाई, और बात करें उरूज पर है, पीक पर है टूरिज्म। आपको पता है, मतलब छुट्टियां हैं, बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं, शदीद गर्मी है, मैदानी इलाकों से लोग सताए हुए हैं और नेचुरली पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अस्तोर के जन्नत नज़ीर वादी अस्तोर में सयाहों का बड़ा रश है, सब जाना चाहते हैं वहाँ पर, ही बताया जा रहा है। नज़ारे भी बड़े दिलकश हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, सरसब्ज मेडोज़ होते हैं, झीलें होती हैं, फूल आबशार होते हैं, जैसे पेंटिंग नहीं होती कोई, उस तरह से अस्तोर को डिफ़ाइन किया जाए तो गलत ना होगा। अब एक तरफ तो बड़ा रश है, लेकिन वहाँ पर सहूलियात क्या क्या हैं, वहाँ पर किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, कोई इतना रश तो नहीं हो गया कि वहाँ पर एक्चुअली सयाहों को मुश्किल आ रही है? सब कुछ जानते हैं हमारे जो नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी, वहाँ से हमें रिपोर्ट करेंगे। जी रफ़ी साहब, बल्दिस्तान का इंतहाई खूबसूरत ज़िला अस्तोर इन दिनों सियाहों का तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। महकमे टूरिज़म के मुताबिक गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान अस्तोर में 60 से 80 हज़ार के करीब सियाह यहाँ पे थलीज साइड और सिकरदू दिवसाई एरिया से यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। और इस वक्त अस्तोर के अंदर जो है वो इंतहाई दिलकश दिलफरेब जो बर्फ़पोश पहाड़ हैं, सरसब्ज़ यहाँ पे मेडोज़ हैं, घने जंगलात हैं, साथ में यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, बेशुमार चश्मे हैं। ख़ासकर यहाँ का जो मौसम है, आइडियल मौसम, ये इन समेत जो अस्तोर की खूबसूरती है वो दुनिया भर के साथ साथ मुल्की सियाहों को भी दिल खोल के दावत नज़ारा दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिसने एक बार अस्तोर को देखा, ख़ासकर अस्तोर का जो भलाई एरिया है, वहाँ पे दुमेल एरिया है, रेम्बो लेक है, मिनमर्क एरिया है, कामरी है और दूसरे सर रामा मेडोज़ है, इन समेत अल्लाह वाली झील है और दशकिन एरिया है, जिसने एक बार देखा यहाँ पे वो अस्तोर का ही होके रह जाता है। और इस वक्त भी यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का मौसम जो है वो यहाँ पे इंतहाई आइडियल है। जी भाई वाह, इन मनाज़िर से मुझे सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, मुझे सुबह को उठते नहीं है, साफ सुथरी हवा, ठंडी ठंडी ऐसी। अच्छा जी, परसों कराची में एक और बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। पता लगा कि 2 डंपर्स रेस लगा रहे थे और रेस में एक गाड़ी जद में आई। इनकी डबल कैबिन कार थी, वो भी कोई हल्की गाड़ी नहीं थी, लेकिन गाड़ी उलट गई, माँ बेटी जाँ बाग हो गए, बच्ची ज़ख्मी हैं, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसा ड्रिग रोड पर बुध और जुमेरात की दरमियानी शब पेश आया था। ड्राइवर क्या भाग गया, क्या पकड़ा गया, मतलब ये क्या है? हर रोज़ के वाक़यात, ये पहला वाक़या नहीं है। हम हर रोज़ कभी टैंकर रेस लगा रहे होते हैं, कभी डंपर रेस लगा रहे होते हैं। व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन? एंड जब ये रेस लगा रहे होते हैं तो उस वक्त इनको रोकने वाला कोई कहाँ होता है? अब्दुल्ला, रोकने वाला, अभी पीछे खबरें आ रही थी इतनी ज़्यादा कि सख्ती कर दी है, हमने ये किया, हमने वो किया। और कल परसों जो हमारे साथ तर्जुमान थी उन्होंने तो कहा CCTV कैमरास भी मौजूद है, हो क्या रहा है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। काशिफ, हमें सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिएगा, ये जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक, इससे मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? पकड़ा गया है कोई? बिल्कुल, अब तक इसमें कोई पकड़ा नहीं गया है। गुलजार हिजरी स्कीम 33 से लियाकताबाद से ये 2 से 3 फैमिलीज थी जो 3 से 4 गाड़ियों के अंदर जो है वो निकली थी और राशिद मिनाज रोड से सफर कर रही थी और एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो मुतवफ़ी खातून है जो इस वाक़े के अंदर जांबाग हुई है, इसका जो भाई है वो हज कर वापस आ रहा था, तो इसी दौरान ये इसकी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। जब ये ड्रिग रोड के करीब पहुंचे हैं तो एक तेज रफ्तार डंपर जिसके ऊपर रेती बजरी जो है वो लोड थी और मुबैना तौर पर पहले पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि इसकी जो ब्रेक है वो फेल हुई है और उसकी वजह से जो है वो ये उलट गया है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि 2 डंपर आपस में रेस लगा रहे थे और रेस लगाने के दौरान ही जो है वो एक डंपर तेज रफ्तारी के बायस उल्टा है और ये गाड़ी के ऊपर उल्टा है। जब हम इस गाड़ी की फुटेजेस देख रहे हैं या फिर हम फिजिकली इस गाड़ी को देखा तो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई। फैमिलीज जो है वो पूरी नीचे दबी हुई थी। आपको बताएं कि एक शख्स ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके साथ एक खातून बैठी थी, एक खातून इस गाड़ी में और मौजूद थी और एक बच्ची मौजूद थी।
एक बच्ची और एक खातून जो है वो इस वाकये के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई और उसके बाद वो जाँ बाग हो गई, जबकि एक खातून इसमें जख्मी है और एक ड्राइवर जो है वो मौजूदा तौर पर जो है वो बच गया है। जब ये डंपर उल्टा है तो इसका जो ड्राइवर है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया और अब तक पुलिस की जानिब से उसे नहीं पकड़ा गया है। इस वाक़े का मुकदमा गुज़श्ता रोज दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद ये कहा गया कि जो इस डंपर का मालिक है, डंपर किसी का होगा, जाहिर है ये डंपर के ड्राइवरों पे सारा मलबा आ जाता है। डंपर जो इन ड्राइवरों के हवाले कर रहे हैं, जो अंडर एज हैं, अंडर रेस्ट हैं, पता नहीं किस हालत में गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके लाइसेंस कहाँ के हैं, असली भी हैं कि जाली हैं, उनको पकड़ा किसी ने, डंपर के मालिक को? अब तक ना डंपर का मालिक पकड़ा गया अब्दुल्ला और ना इसका ड्राइवर पकड़ा गया। जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से या डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से एक टीम बनाई गई है कि जो इस तरह के मामलात को असेस करेगी और देखेगी कि आया ये वाकया या हादसा कोई भी शहर के अंदर कैसे रिपोर्ट हुआ। उसकी जानिब से भी जो है वो रिवायती रिपोर्ट जारी की गई और उसमें ये बता दिया गया है कि तेज रफ्तारी के बाइस आ रहा था। और काशिफ, तेज रफ्तारी आप कह रहे हैं, आप तेज रफ्तारी कह रहे हैं, ये मेन शाहरा है ड्रेग रोड वाली जो शाहरा फैसल आई एम श्योर, तो यहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, देखने वाले कोई पेट्रोल पुलिस कुछ नहीं? बिल्कुल, ये वाकया पेश आया है कोई 3:05 पर सुबह के वक्त और इसी दौरान जो है वो पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा सके। हम मुसलसल राब्ता कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं की गई है। वाकये का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ये रोड कवर्ड है विद कैमरास और नॉट? अभी तक वो जो फेज शुरू हुआ है सेफ सिटी का, उसमें इस पे कैमरे लगे हैं, नहीं लगे अभी तक? अभी तक राशिद मिनाज रोड का जो ये हिस्सा है, जो हम निपा चौरंगी से लेके ड्रिग रोड की अगर बात करें तो यहाँ तक सेफ सिटी का कोई कैमरा ऐसा मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल इस मकाम पर हुआ है जब ड्रिग रोड से हम मेन शाहरा फैसल की तरफ टर्न करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। हम कल परसों भी बात कर रहे थे ना कितना अहम है। आप देखिए इतने बड़े बड़े ट्रैफिक हादसा होकर निकल जाते हैं और लोग भाग जाते हैं, पता ही नहीं। अब आप साइड पे गैस गेम है, हाँ। किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, नहीं आप कहाँ से पकड़ेंगे, किस तरह पकड़ेंगे? कोई रेस लगा रहा था, नहीं लगा रहा था, दूसरा कोई था जिससे रेस लगा रहा था। मतलब अब ये अब आप गैस करते रहे। ट्रैफिक कैमरा से, सीसीटीवी कैमरास जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उससे कवर होना चाहिए सेफ सिटी कैमरास से, ताकि आप फौरन पहुंच सकें कि कहाँ पे हुआ है मामला। बहुत शुक्रिया काशिफ।